विज्ञान के फर्स्ट लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जो लेसन का नाम है उसके बारे में समझ लीजिए। लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह प्रक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होंगे कि दो पदार्थ आपस में एक साथ मिलकर के एक नया उत्पाद बनाएंगे जिसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वो अभिकारक होंगे और जो नया प्रोडक्ट बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, ये हो गया आपका मैग्नीशियम, और फिर ये होगा प्लस का निशान लगाएंगे और लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिख दिए। फिर जो है ये अनुत्क्रमणीय का जो है सिंबल है, प्रतीक है, और ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अब हम जो है इनके सिंबल प्रतीक के बारे में बताएंगे। मैग्नीशियम जो है उसका प्रतीक होता है Mg, और फिर जो है ऑक्सीजन का वो होता है, यहां पर हो जाएगा, फिर जो है MgO, ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए इनको जो है हम अभिकारक कहेंगे, अभिकारक, और ये जो नया उत्पाद बन रहा है इसको हम बोलेंगे उत्पाद। उत्पाद इसको बोलते हैं। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इसी प्रकार से बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि हो गया सोडियम प्लस क्लोरीन, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम का जो सिंबल होगा प्रतीक Na होगा, और फिर ये जो है क्लोरीन का Cl होता है। ये दोनों जो है आपस में मिलकर के जो उत्पाद बनाएंगे उसका नाम होगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये इसका नाम, साधारण नाम इसका है साल्ट, या फिर जो है नमक बोलते हैं इसको, नमक, इंग्लिश में इसको जो है साल्ट बोलते हैं। इस प्रकार से बहुत से एग्जाम्पल हैं इसके। फिर है हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण के बारे में बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपकारकों का उत्पादों में रूपांतरण समानता कुछ विशिष्टताओं के साथ होता है, जिन्हें सरलता से प्रेक्षित किया जा सकता है। वे विशिष्टताएं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण कहलाती हैं। देखिए इसमें जो है कुछ
अपक्रियाएं मंद होती हैं और कुछ जो है तीव्र होती हैं। मंद का मतलब जो अपक्रिया धीरे धीरे होती है उसको मंद अपक्रिया बोलते हैं, और जो बहुत ही फास्ट तीव्र हो जाती है उसको जो है तीव्र अपक्रिया बोलते हैं। तो जैसे है गैस का निकलना, ये जो है तीव्र में होगा, ये तीव्र अपक्रिया है। तो कुछ रासायनिक अपक्रियाएं गैस के निकलने से अवलक्षित होती हैं। तो इसके लिए क्या होगा, उदाहरण के लिए दानेदार जिंक की अपक्रिया तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या होगा हम बता रहे हैं अभी आप लोगों को। देखिए इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो है जिंक लेना है। जिंक का आप लोग जो है प्रतीक जानते ही हैं, पिछली कक्षा में पढ़ा है। जिंक का प्रतीक होता है Z और फिर N, ये हो गया। और उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें जो है तन लिखा है, तो तन का मतलब होता है डाइल्यूट, तो ये हो जाएगा डाइल्यूट हो। यहां पर जो है हमने जिंक लिख दिया है, उसके बाद में लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। एसिड का मतलब होता है अम्ल। आप लोग जो है पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और इस क्लास में भी जो है पढ़ेंगे। अम्ल का मतलब होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, H+ आयन देता है, अम्ल कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हम रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा ZnCl, यानी कि जिंक क्लोराइड होगा, ये होगा जिंक क्लोराइड। और उसके बाद में फिर जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगी। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बाहर की ओर निकल रही है, हाइड्रोजन ये हो गई हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से आपकी जो गैस का निकलना जो पहला पॉइंट है वो इस प्रकार से पूरा होता है। फिर उसके बाद में क्या है, अवक्षेप का बनना, तो इसके बारे में बताएंगे। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ उत्पाद होता है जो रासायनिक अपक्रिया के दौरान विलयन से पृथक होता है। कुछ रासायनिक अपक्रियाएं अवक्षेप के बनने से अवलक्षित हो जाती हैं। जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन को लेड नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। देखिए तो इसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड लेंगे और फिर जो है पोटेशियम आयोडाइड को लेने के बाद में क्या करेंगे कि उसमें लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3, जहां कहीं पर भी जो है NO3 लगता है वहां उसको हम नाइट्रेट लिख देते हैं, तो ये होगा लेड नाइट्रेट। और फिर जब दोनों को मिलाएंगे तो लेड आयोडाइड जो है वो पीले कलर का प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेड आयोडाइड है उसको पीला अवक्षेप बन रहा है, ये हो जाएगा। फिर जो है रंग में परिवर्तन, अब तीसरा पॉइंट है कि रंग में परिवर्तन कैसे होगा, तो उसके बारे में है। कुछ रासायनिक अपक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा अवलक्षित होती हैं। तो इसमें जब हम रिएक्शन कराएंगे तो उसमें जो अभिकारक भाग लेंगे उनका जो है कलर चेंज हो जाएगा, रंग परिवर्तित हो जाएगा। वो कैसे होगा, जब साइट्रिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का बैंगनी या जामुनी रंग विलुप्त हो जाता है। तो इसमें ये होगा कि जब हम साइट्रिक अम्ल लेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट विलयन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का जो बैंगनी या फिर जो जामुनी दो कलर होते हैं वो क्या होंगे, गायब हो जाएंगे।
जो विलुप्त होना और गायब होना एक ही चीज है। फिर है ताप में परिवर्तन। चौथा पॉइंट है कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन के द्वारा अभिलक्षित होती हैं। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ताप जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होगा। तो ताप में परिवर्तित का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जब बिना बुझा चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है, बिना बुझा चूना, इसके लिए हम आपको जो है रिएक्शन करके बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे, इसमें आपके में लिखा हुआ है कि बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना का मतलब जिसमें जो है जल की मात्रा नहीं होती है, उसको हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना, ये हो जाएगा। फिर जो है प्लस का निशान लगाएंगे और फिर उसमें क्या करेंगे हम, बिना बुझे हुए चूने में इसकी रिएक्शन जो है जल के साथ कराएंगे। इसको जो है जल बोलते हैं। तो ये होगी CaO हो जाएगा और OH का H हो जाएगा। ये हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना जो है वो बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाएगा। बुझा हुआ चूना बन जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद में है अवस्था में परिवर्तन। अब जो आपका पांचवा पॉइंट है वो है कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन द्वारा लक्षित होती हैं जब मोम को जलाया जाता है। ये आप लोग जो है घर पर करके देख सकते हैं। इसके करने के लिए क्या होना चाहिए, मोम होना चाहिए। मोम, जब मोम को जलाया जाता है तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यहाँ मोम एक ठोस पदार्थ है जबकि जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसमें जब हम मोम लेंगे तो मोम उस समय जो है वो सॉलिड, यानी कि देखिए जल की जो है तीन अवस्थाएं होती हैं। कोई भी पदार्थ है उसकी जो है तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जो मोम होगा वो किस अवस्था में होगा, सॉलिड में होगा, यानी कि ठोस में होगा। उसके बाद में जो हम रिएक्शन कराएंगे तो उसमें जल प्राप्त होगा। जल क्या है, वो लिक्विड है यानी कि द्रव है, और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी वो क्या है, गैस है। तो इससे क्या है, मोम को जलाने पर जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होंगे। जल जो है वो द्रव में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस में है। थैंक यू।